नमस्कार, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है, लिया गया है और उसका व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या स्किप कर दिया है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कहीं नहीं मिलेगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। ओके, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री से होता है। एक चीज बताइए, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, किसमें किया गया? तो यह अनुच्छेद 352 का जो खंड 3 है उसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको इस मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र जो है किया गया है। बस वहीं पर ही किया गया और कहीं नहीं इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में दिया गया कथन सही है? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन ही रखा गया है। ओके, जो ये कार्मिक विभाग था 1970 में जिसका गठन किया गया था, बनाया गया था, ये कैबिनेट सचिवालय के तहत ही किया गया था। ओके, और प्रधानमंत्री इसका कर्ता धर्ता प्रभार के अधीन रखा गया है, उसी के अंडर में। एक चीज और मैं बता देता हूं, एन गोपालास्वामी अयंगर के नाम आपने सुना होगा, गोपालास्वामी अयंगर। जी हाँ बिल्कुल, प्रारूप समिति के एक जो कि सदस्य थे, उन्होंने 1950 में एक रिपोर्ट थी केंद्र सरकार की मशीनरी, केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन, ये एक रिपोर्ट था, पुनर्गठन। इसमें उन्होंने कुछ अनुशंसाएं की थी, जैसे कि मंत्रियों का समूह बनाए जाने की बात कही थी, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार करने की बात कही गई थी। ओके, क्षमता सुधार की बात कही गई थी और संगठन और प्रक्रिया प्रभाग की स्थापना की भी इसमें बात कही गई थी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स की बात इसमें कही गई थी। तो ये जो था, ये गोपाल स्वामी अयंगर की एक रिपोर्ट थी, उसमें इन्होंने ये बात कही थी, अनुशंसा करी थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है? कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव के सलाह पर यह चीज नहीं किया जाता है। जो कैबिनेट सचिव होता है ये कैबिनेट सचिवालय का ही प्रमुख भाग होता है। ओके, और वो कौन होता है? जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। जो सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, वो प्रधानमंत्री से पहले सलाह लेते हैं राष्ट्रपति जी, फिर राष्ट्रपति जो है इनको सृजित करते हैं, बनाते हैं। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को क्या किया जाता है? प्रदान किया जा रहा होता है। ओके, सलाह मीन रहता है प्रधानमंत्री का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। ओके, संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं वो केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति ये क्या होते हैं? नाम मात्र के। मेन जो कर्ता धर्ता होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही उसकी ताकत होती है। और अनुच्छेद 74(1) में ये बात कही भी गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसका प्रधान कौन होता है इस मंत्रिपरिषद का? वो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए क्या करता है? नियम बनाएगा राष्ट्रपति। ओके, ताकि सुविधापूर्वक कार्य को संपादित किया जा सके, मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन किया जा सके, जो जिसको दिया जाए कार्य। नेक्स्ट है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएंगी। कोई भी कार्य जो किया जाएगा कार्यपालिका संबंधी
कार्रवाइयां वो राष्ट्रपति के ही नाम पर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो इसका क्या मतलब होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। जब भी अविश्वास प्रस्ताव चल रहा होगा तो वोट देने के उनको अधिकार नहीं रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप टिक लगा दीजिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है मंत्रिपरिषद में केवल, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा हूं, केवल लोकसभा में, कहां पर? लोकसभा में इसको रखा जाता है। ओके, लाया जाता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा मत लगाइएगा। तब यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं देंगे भाई, क्योंकि लोकसभा में लाया जा रहा है। हाँ, अगर वो निम्न सदन में है, सदस्य हैं, तो वो वोट दे सकते हैं भाई। निम्न सदन मतलब होता है लोकसभा से, और उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा से होता है, याद रखिएगा। और फिर यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ जाता है? त्याग पत्र देना पड़ जाता है। ये चीज होता है अविश्वास प्रस्ताव। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित कर रहा होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है। इसके दो अनुच्छेद, दो खंड जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 75(1) और 75(2). 75(3) भी है, वो बाद में अभी बताऊंगा, पहले तो इतना जान लीजिए। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, तो मतलब एक नियुक्ति की बात जो कही गई है 75(1) में कही गई है। लेकिन ये किसी के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करेंगे, तो जो भी मंत्री होते हैं, हर एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओके, और वहीं 75(3) में ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ये लोग जितने भी मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक वर्ड ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। 75(3) में यह बात कही गई है। तो ये था 75(1), 2 और 3 की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? ज्यादातर तो होते हैं लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ओके, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य ही हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। कि अगर नहीं भी है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो व्यक्ति, तो उसे 6 माह के अंदर ही अंदर क्या करना होगा? एक ना एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, और हाँ, अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत है ये, कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्यता लेनी होगी। 75(5) के खंड में भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, स्वविवेक, अपनी इच्छा से जिसको जरूरी लगता है किसको कौन सा पद देना चाहिए वो करता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा। ओके, किसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है? तो वो है प्रधानमंत्री। इसका संविधान में आपको उल्लेख नहीं देखने को मिलता, लेकिन मेन जो कहा जाते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नोट में देखते हैं, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, यानी कि लोकसभा में अगर बहुमत खो दे तो क्या करना होगा भाई? उसको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या करेगा फिर भाई जब बहुमत ही खो गया हो तो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अनुमति की जरूरत होगी भाई लोकसभा में तो किससे लेगा? लोकसभा अध्यक्ष से ही तो लेगा, कि किसी और से लेना शुरू कर देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो होती है वो 50 होनी चाहिए। ओके, कितनी होनी चाहिए? 50, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में दिया गया कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भाई? देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तब कैसे इसकी जिक्र होता है? फिर बताते हैं। लोकसभा में अपना एक नियम है, लोकसभा नियम 198, याद रखिएगा। इसमें मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया है। इस नियम में ओके, कहीं किसी संविधान में, मतलब संविधान में जो है इसका जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, राज्यसभा में नहीं किया जाता है, केवल लोकसभा में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? त्यागपत्र देने के बाद तो देखिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही नहीं है। भाई राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हो जाएगा? वो तो तब लागू होता है जब संवैधानिक तंत्र ही विफल हो जाए। क्या? संवैधानिक तंत्र जो होता है वो विफल हो जाए, तब होता है। अनुच्छेद 356 356 के तहत फिर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, बाकी दोनों पॉइंट सही होंगे कि त्यागपत्र देने के उपरांत अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो क्या क्या हो जाएगा? वहां पर राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कह सकता है, भाई बने रहिए जब तक नई व्यवस्था नहीं आ जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। तुरंत आम चुनाव भी करवाया जा सकता है। भाई निर्वाचन आयोग से कहा जाएगा जल्दी से जल्दी करवाइए, मंत्रिपरिषद एकदम है ही नहीं, बिना राजा के कैसे आगे का प्रजा काम करेगी, ओके, कैसे देश शासन चलेगा? तो तुरंत आम चुनाव भी कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री थे और बाद में रक्षा मंत्री बन गए थे? तो वो थे कैलाशनाथ काटजू साहब थे। ओके, ये पहले क्या थे? गृह मंत्री थे और बाद में रक्षा मंत्री बन गए थे। ओके, और जो ये 1951 में विधि मंत्री के रूप में पहले शामिल हुए थे। 1951 में ये विधि मंत्री बने थे कैबिनेट में, याद रखिएगा। और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री भी बन गए थे 1951 में। फिर क्या हुआ? 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंप दिया गया था 1955 में। और वे 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एमपी के ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री ये तो सभी को याद होगा, भीमराव अंबेडकर जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के तो वो थे षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी साहब थे। ओके, और 1948 में जॉन मथाई थे। 1948 में इन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था, जॉन मथाई, तुरंत आजादी के बाद। ओके, याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जो ये षणमुखम चेट्टी थे ये 15 अगस्त 1947 से अगस्त 1948 तक इस पद पर बने रहे थे। और ये स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था षणमुखम चेट्टी साहब ने। 1948 में जिन्हें बनाया गया था वो थे जॉन मथाई थे। ओके, वित्त मंत्री पद पर। आशा करता हूं आपको ये याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच.डी. देवेगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो वो हैं चंद्रशेखर साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो कौन थे? चंद्रशेखर जी लोकसभा के सदस्य भी थे।
भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुए थे? तो वे थे चौधरी चरण सिंह। ये कभी चरण नहीं रख पाए थे। कहां पर? संसद में। वो किस लिए? वो इसलिए कि जो इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम समय के लिए बनाया गया था। मैं बताता हूं, इसका मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह को 28 जुलाई 1979 को 28 जुलाई 1979 से ये 14 जनवरी 1980 तक क्या थे, ये प्रधानमंत्री रहे थे। और उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई थी। मुद्दा तो ये था। और लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया। और समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री पद से क्या देना पड़ गया था? इस्तीफा देना पड़ गया था। इसीलिए वो कभी भी संसद में उपस्थित हो ही नहीं पाए थे। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। ये टाइम था 24 जुलाई 1991 का। ओके, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? नरसिम्हा राव जी थे। और उन्होंने नई औद्योगिक नीति को ये लेकर के आए थे, नई न्यू औद्योगिक नीति। और इसी में बात की गई थी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। मंत्री नीति बनाते हैं, बिल्कुल, मंत्री जो होते हैं वो नीति बनाते हैं। और जो लोक सेवक होते हैं वो इसका क्या करते हैं? क्रियान्वयन कर रहे होते हैं। और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के द्वारा ही किए गए कार्यान्वयन की सारी जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसकी होती है? मंत्री की होती है। जो अधिकारी जो भी कार्य करेगा उसकी अंतिम जिम्मेदारी मंत्री के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कथन सत्य है? किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। याद रखिएगा, केवल और केवल राजनीतिक निर्णय में आता है ये चीज। और नेक्स्ट पॉइंट है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं कर रहे होते हैं उप प्रधानमंत्री को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ओके, ये पूर्णतः गैर संवैधानिक पद होता है, संविधान में जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कथन सत्य है? भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सभी को याद होगा। और दूसरा पॉइंट है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं। और वो कौन होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। जब आप बन के जाएंगे तो आप ही प्रमोशन के बाद सचिव का पद धारण कर रहे होंगे। ओके, और कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के ही अधीन होता है। जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय होता है, कैबिनेट सचिवालय, ये जो होता है प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। उसका सार्वजनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन है जो यह दर्शाता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसका जिक्र किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 का जोड़ करके यह प्रावधान किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है? देखते हैं क्या कथन सत्य है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ओके, और वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र जो होता है ये भारत से संबंधित होता है। बाकी हरित पत्र, पीत पत्र, ये सब इससे संबंधित नहीं है। व्हाइट पेपर ही संबंधित होता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन था
ये था गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। याद रखिएगा 1949 में आया था। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। ओके, उसमें अनुशंसाएं की थी, काफी चीजों की इसमें इन्होंने अनुशंसा की थी, जैसे कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कई चीजों की इसमें इन्होंने बात की थी। आपको जो याद रखना है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर जी की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? मंत्रिमंडल सचिवालय के, तो मंत्रिमंडल में बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करने की एक तो होता है इनका कार्य, और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता का भी इनका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो सभी को याद होगा, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं इसके कर्ता धर्ता। ओके, अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सुरक्षा की बात आ जाती है तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में सृजित किया गया था। ओके, और अभी मैंने आपको बताया था संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ओके, और संसदीय सचिव का मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री की सहायता करने का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। महान्यायवादी 76 अनुच्छेद 76 के खंड 1 के अनुसार यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्थ किसी व्यक्ति को क्या करेगा? महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। ओके, कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 76(1) के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो हमारे राष्ट्रपति साहब नियुक्त कर रहे होते कि भैया हमको आपकी सहायता की जरूरत है, हमें एक सलाहकार की जरूरत है, तो नियुक्त कर दिया जाता है। किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा गया है? तो वो कहा गया है भारत के महान्यायवादी को कहा गया है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होते हैं, महान्यायवादी ही होते हैं। ओके, और जो ये महान्यायवादी साहब होते हैं, अनुच्छेद 76 के खंड 4 के तहत महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और जैसा वो पारिश्रमिक उनके लिए तय कर देंगे, जो उनके लिए वेतन तय कर देंगे, वही वो धारण करते हैं। संसद नहीं तय कर रहा होता है, राष्ट्रपति साहब खुद तय कर रहे होते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है? अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में क्या हो? अर्ह हो, योग्य हो, एबल हो। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति कहेगा भाई बंधु मैं आपके लिए इतना दे रहा हूं, इतना ही आपको रखना पड़ेगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया कुछ कथन सत्य है, देखते हैं क्या कथन सत्य है। लोकसभा की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है, बिल्कुल भाग लेने जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। वो लोकसभा में बोल भी सकता है, बोलने का अधिकार दिया गया है कि जो भी चाहे बोलिए आप। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, किंतु वह संसद का सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा, पॉइंट तो यही छिपा है। वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है, भाई मतदान का भी उसे अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो हमारे भारत के महान्यायवादी को होता है। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? तो होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भाग ले सकते हैं सदस्य ना होते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। एक तो हमारे उपराष्ट्रपति साहब होते हैं और दूसरे महान्यायवादी साहब होते हैं। ओके, ये सदस्य ना होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल दिए गए विकल्पों में से क्या होता है? तो ये होता है कानूनी सलाहकार होते हैं। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सही है, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा
की जाती है। अब महाधिवक्ता की अगर बात हो रही है, महान्यायवादी की नहीं, महाधिवक्ता की बात, अनुच्छेद 165(1) में जिसका जिक्र किया गया है अब, कि इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल कर रहे होते हैं, राष्ट्रपति नहीं। नेक्स्ट, सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत, हाँ, जो अनुच्छेद 143 अगर आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, तो एक सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित यह अनुच्छेद है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकार होता है वो सलाहकारी अधिकार उनको दिया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का होता है यह अधिकार। उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल होती है मूल और अपीलीय टाइप की होती है। ओके, जो सलाह अगर राष्ट्रपति ले रहे होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से ले रहे होते हैं, समझ गए। बाकी वो बाध्य नहीं होते हैं मानने के लिए कि मानेंगे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन होते हैं कैग का, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के, सबसे पहले वो भारत के राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ओके, अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा प्रतिवेदन पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर रहा होता है। अनुच्छेद 151 के उपखंड 1 में कहा गया है ये चीज। ओके, और वहीं 151 के खंड 2 में क्या कहा गया है? 151 के खंड 2, इसमें राज्य सरकारों के लेखा परीक्षा का रिपोर्ट जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। इसमें राज्य सरकारों वालों की बात कही गई है, और इसमें जो होता है केंद्रीय मुद्दों के, भारत सरकार के लेखा परीक्षक की बात की गई है, भारत सरकार के लेखा परीक्षक की, जो कि राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, लेखा परीक्षक। और ये वाला कहां रखते हैं? राज्यपाल के सम्मुख रख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान के द्वारा किया गया था। ओके, संविधान से हटकर नहीं किया गया है। अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कब तक होता है? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले आ जाए तब तक होता है। और इनकी जो वेतन और सेवा शर्तें होती हैं, इनका निर्धारण कौन कर रहा होता है? संसद कर रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो क्या नहीं सही है? उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता, हटा सकता है उनके पद से, ये गलत है। राष्ट्रपति नहीं, नियुक्ति तो भले कर दे लेकिन हटा नहीं सकता है उसको। ओके, नियुक्ति कर सकता है। वेतन में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के समान होता है इनका जो वेतन होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। सेवा निवृत्ति के पश्चात वे अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं और किसी कार्य में उनको जो है सेवा नहीं दी जाती है, सेवा करने के लिए उनके मतलब कि और जॉब उनको नहीं दिया जाता है। ओके, यही सबसे बड़ा होता है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति उनको हटाए ये नहीं है, वो राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकता है। वो क्यों? राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसी रीति या उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति या जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा रहा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिया गया कथन सत्य है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी होता है। ओके, खर्चों की केवल वैधता ही सुनिश्चित करना नहीं होता है, पूरा औचित्य भी उनका होता है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए भी रखना होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और जो ये 148(4) है, इसी में ही बात कही गई है, सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। अनुच्छेद 148 के खंड 4 में यह बात कही गई है। चलिए इस नोट में हम समझते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य ना करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि उनका नाम है एक परीक्षक, तो उस पर एक नियंत्रण, एक कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, उसका परीक्षण का काम इनका केवल होता है, समझ लो, परीक्षा कर रहे होते हैं। जबकि ब्रिटेन का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो दोनों प्रकार का उनको अधिकार दिया गया है, नियंत्रक का भी और परीक्षक का भी अधिकार दिया गया है, परीक्षा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सत्य है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हो, दिया गया हो। ओके, उन्हीं को ही ये परीक्षा कर सकता है, भारत के संचित निधि से संबंधित।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य की किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉकों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनके बाबत में रिपोर्ट देने का भी पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। समझ गए कि संघ और किसी भी राज्य के जो कार्यालय हैं, जो विभाग है, जहां पर भंडार है, स्टॉक है, लेखाओं का पूरा परीक्षा करना है, उनके बाबत वो रिपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? कोई टीका टिप्पणी अगर इनका चल रहा होता है तो संसद जो है, लास्ट निर्णय संसद का होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित कर रहा होता है? कर्तव्य को निर्धारित कर रहा होता है, दायित्वों को बता रहा होता है। अनुच्छेद 149 बता रहा होता है, 149। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया था। ओके, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग यानी परीक्षा और अकाउंटिंग यानी लेखांकन। तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रख दिया गया है। ओके, तो ये अनुच्छेद 1976 के तहत ये बात कही गई थी। ओके, कै का कार्य अब केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा करने की केवल होती है। जो लेखा होता है उसका केवल ऑडिटिंग करने तक ही सीमित कर दिया गया है, केवल वो ऑडिट ही करता है। और 1976 के तहत अकाउंटिंग का जो भी कार्य था वो विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा, जो विभिन्न केंद्रीय विभाग होते हैं, केंद्रीय विभाग, इनके जो स्वयं के भारतीय नागरिक लेखा सेवा होते हैं, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, इनके द्वारा जो होता है अकाउंटिंग किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? अकाउंटिंग या लेखांकन किया जाता है। ओके, अब कैग नहीं कर रहा होता है ये चीज। हालांकि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, राज्य स्तर के केस में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, राज्य स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों को निभा रहा होता है। अकाउंटिंग और ये जो देख रहे हैं आप, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, दोनों ही दायित्वों को यहां पर उसका निर्वहन कर रहा होता है। ओके, केंद्र के मामले में ऐसा नहीं होता है। राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर रहा होता है। लोक वित्त राज्य के भी, याद रखिएगा ये पॉइंट यहां पर, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, सभी आते हैं। ओके, और नोट में देखते हैं व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन इसके अंतर्गत नहीं आता है। जो व्यावसायिक बैंकों का कार्य होता है निष्पादन, वो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी सार्वजनिक खर्चों का जो परीक्षण होता है, सार्वजनिक राजस्व होता है और वित्तीय प्रशासन, सभी आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या पॉइंट है आगे का। संसद, लोकसभा और निम्न सदन के बारे में हम जानते हैं। पहले तो हम लोकसभा के बारे में जानेंगे, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? पहले तो यही देख लेते हैं कौन सा विकल्प भाई लोकसभा के निर्वाचन के बारे में सही नहीं है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। भाई राष्ट्रपति क्यों उसके तैयार करेगा निर्देशन नियंत्रण? उसके लिए बनाया गया है ना केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में से तैयार किया जाता है। बाकी सभी सही है। कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी याद है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, कर्मचारी बंध जो है उपलब्ध करा रहे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो भी जिसका भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम सूचीबद्ध किया गया है मतदाता सूची में, वो दाखिल अपना नामांकन पत्र वो दाखिल कर सकता है लोकसभा के निर्वाचन के लिए। लेकिन एक नोट में भी आप एक चीज जान लीजिए,
वर्ष 2003 में सरकार द्वारा जो राज्यसभा, यहां पर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की जो बाध्यता है उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, वर्ष 2003 में ही। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1971, लेकिन इसे अब एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए, 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, 1971 से बढ़ा के 2031, पहले 2026 तक का सोचा गया था कि करवा लिया जाएगा, लेकिन फिर 17वीं जनगणना जब 2031 में होगी तब तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। बंधुओं 552 मत लगा देना, 550 है, 530 राज्यों में अधिकतम 530 सीटें और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सीटें अधिकतम होती हैं। नोट के हिसाब से मैं आपको अब ये बताऊंगा वो 2 सीटें कौन सी हटी हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। सिंपल वर्ड में मैं ये आपको कहूं, जो आंग्ल भारतीय सदस्य चुने जाते थे, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे, ओके, लोकसभा में, उनको अब हटा दिया गया है। ओके, और जो राज्य विधानसभा में 1 सदस्य चुने जाते थे उनको भी हटा दिया गया है, वहां पर राज्यपाल नियुक्त कर रहे होते थे। याद रहेगा ये चीज। अब अधिकतम हो गया है 550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी थी? तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1973 के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया था 530 राज्यसभा के लिए, राज्यों के लिए, और 20 जो होता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो अनुच्छेद 330 के तहत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो कहां कहां लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए बात कर रहा है यहां पर, कि उनके लिए स्थान जो है सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। तो कहां पर? पंजाब, देखिए ऊपर से भारत के नक्शे में ऊपर से हम लेकर चल रहे हैं, उत्तर की तरफ से, उत्तर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ओके, ये हो गए 4 राज्य उधर के, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया इसमें। फिर थोड़ा सा नीचे उत्तर की तरफ और नीचे आइए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य क्षेत्र में आ जाते हैं इधर। ओके, पूर्व तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, 3 राज्य इधर हो गए। फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए तो सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, केवल ये 3 याद रखिएगा, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और फिर दक्षिण की तरफ आप चले जाइएगा, गोवा, केरल और तमिलनाडु, केवल 3, गोवा, केरल और तमिलनाडु। यहां पर क्या है कि एसटी के लिए, लोकसभा में एसटी के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। अब कहां कहां पर, मतलब लोकसभा में एससी के लिए कहां पर सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं? तो एससी के लिए दिल्ली को छोड़कर जितनी भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी शामिल कर लो, वहां पर सीटें आरक्षित नहीं है, दिल्ली को बस छोड़ दो उसमें। ओके, दूसरा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में चले जाओ, सभी को रख दो उसमें, सिक्किम, अरुणाचल, बस एक को छोड़ देना असम को, बाकी सभी आ जाएंगे इसमें, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहां पर एससी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है। और दक्षिण में चले आएंगे तो मात्र एक गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 होती है, 84 है। और वहीं एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो होता है 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया गया कथन है और सत्य भी है ये, भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं, जहां पर भी उनको सहूलियत लगे कि नहीं भैया, हमको जैसा भी ठीक लगे, जिस समय भी ठीक लगे, जिस स्थान पर ठीक समझे, अधिवेशन वो बुला सकते हैं। अनुच्छेद 85
1 के हिसाब से। कौन? राष्ट्रपति। याद रहेगा इतना चीज। फिर एक वर्ष में दिनों का कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, कितने दिन में न्यूनतम होने चाहिए ये कोई संख्या संसद के सत्र की निर्धारित नहीं की गई। लेकिन 6 माह से अधिक का गैप, एक साल में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह है कि वर्ष में 2 बार तो होना ही चाहिए सत्र का आयोजन। याद रहेगा ये चीज। और जब संसद का सत्र चलना, वही मतलब कि आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गढ़ पूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या जितनी है उसका 10वां भाग तो होना ही चाहिए भैया, तभी तो बैठक चलेगी, गढ़ पूर्ति पूरी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से जो होता है, नाम है त्रिपुरा, लेकिन होते हैं 2 सदस्य निर्वाचित वहां से लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये करवाया हुआ था 1952 में हुआ था, 13 मई 1952 को किया गया था। ओके, पहला जो प्रथम चुनाव हुआ था, वैसे तो जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। अगर कहा जाए लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ था। ओके, 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? लोकसभा का कार्यकाल तो वो था 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था। ओके, वो 6 वर्षों तक चला था, यानी कि 15 मार्च 1971 से लेकर के 18 जनवरी 1977 तक चला था ये। ओके, याद रखिएगा 5वीं लोकसभा जो चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो ये मार्च 1991 में जो है 9वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया था। उसका जो गठन किया गया था 1989 में किया गया था गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो पीएम, प्रधानमंत्री साहब होते हैं लोकसभा के जो कर्ता धर्ता नेता होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही उनका निर्वाचन किया जाता है। ओके, और ये जो था लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका मैंने पहले ही अभी आपको बता दिया था, अनुच्छेद 75 1 खंड जो होता है उनका, खंड 1 होता है, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि बहुमत दल, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर महोदय जो होते हैं वो अपने पद की शपथ, जो पद होता है उनका, अध्यक्ष का पद होता है, उसकी शपथ वो नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं सर? क्योंकि लोकसभा के सदस्य की, एक सांसद के रूप में तो पहले से ही शपथ ले चुके हैं भाई, तो दोबारा क्यों लेंगे वो? लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाए जा सकते हैं? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, और किसी के नहीं कि कोई और भी जाकर के राज्यसभा भी कह दे कि नहीं भाई हम भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर किया जाता है कि 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देनी अनिवार्य होती है। लिखित हो भी, मौखिक नहीं, लिखित सूचना देना जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य होता है, ओथ करते रहते हैं, सब शपथ दिला रहे होते हैं। ओके, और जो ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं चुने कैसे जाते हैं? तो जो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व ही, ध्यान दीजिएगा, चुनाव के पूर्वी सदन के सामान्यतः जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हीं को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। ओके, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो वही नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठतम होगा, सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, मत बराबर होने की दशा में
लोकसभा के अध्यक्ष का मत ही निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 100 में कहा गया था कि जब भी मत बराबर की स्थिति आ जाए तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, वही जो होता है अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी मीरा कुमार थी। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो, कौन कर रहा हो? उपाध्यक्ष, तो उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है बताइए? तो वह मत बराबर होने की अवस्था में मतदान कर सकता है। यही तो सबसे बड़ा कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? वो थे पीएम संगमा साहब। 1966 के दौरान ये रहे थे। ओके, 1966 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो ये किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है लोकसभा का जो सचिवालय होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। यहां पर पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़े राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी। सबसे बड़े जो विपक्ष दल में राजनीतिक दल की थी, और जो जीत हासिल किया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, और लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल की लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने की भी आवश्यकता होती है। भैया विपक्ष में अगर बैठना है तो 10% सांसद जो है जीतकर लोकसभा में उनके आने ही चाहिए, वरना तो भूल ही जाएं विपक्ष में बैठने के सपने को। ओके, फिलहाल तो जीतने का कोई सपना रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जा रहे होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, मनोनीत किए जा रहे होते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ये राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधानसभाओं के द्वारा। राज्यसभा के विषय में सही कथन है। कौन सा सही कथन है? यह भंग नहीं की जा सकती है। ऐसे नहीं उठा करके इसको भंग कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य, ओके, वो हर 2 साल पर क्या कर देते हैं? उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। इनका सदस्य 3 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। सदस्यता लेनी है तो कम से कम 30 वर्ष या 30 वर्ष से ज्यादा ही होना ही चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार संविधान का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाप्त होने का विषय नहीं है, भंग ही नहीं किया जा सकता इसको। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु का अर्हताओं में जो योग्यताओं की बात कर रहा है, संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। कम से कम 30 वर्ष की आयु, और 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा अब ये चीज मैंने अभी आपको बताया था कि उसे उस जगह का, जहां से उसे चुना जाना है, उस जगह के निर्वाचन या उस जगह के मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं और भी अंकित हो तो चल जाएगा। ओके, वही चीज यहां पर बताया गया है कि अब जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है, उसी राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम होना कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। भैया किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं बैठा हो, वो भी राज्य के अंतर्गत। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प अनुच्छेद 249 में इसका जिक्र किया गया है, जब राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे। आसान वर्डों में मैं कहूं तो संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कोई कानून, कोई सलाह, कुछ भी विधिक कानून बना सकती है, तो वो अनुच्छेद 249 के तहत, वो भी तब जब राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर के उसके कम से कम 2/3 बहुमत उसमें दे दे। ओके, जो भी उपस्थित हैं उनमें से कम 2/3 बहुमत मिल जाए तो बात बन जाए। राज्यसभा के विषय में सही कथन कौन से हैं देखते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं होती। भाई धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है
ये नहीं कि उसको एकदम समाप्त कर दे, ये अधिकार उसको नहीं है दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। ओके, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है, ये केवल लोकसभा को यह ताकत दी गई है। और राज्यसभा में भी वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है। ओके, ये नहीं कि केवल लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है, समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा होता है, और फिर जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। साधारण चर्चा के बाद जो है पारित किया जा रहा होता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? भैया कुछ भी नहीं होगा। जब राज्यसभा में पराजित हो रहा है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में ये चीज साफ साफ कह दिया गया है कि लोकसभा जो भी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा के प्रति जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ओके, संघीय क्षेत्रों को कौन कौन से सर वो भी बता दीजिए। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या भी मैंने आपको बताई थी 250, और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है सॉरी, दिल्ली के 3 सीटें, पांडुचेरी से 1 सीट और जम्मू कश्मीर के 4 सीटों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। वहीं लोकसभा में अधिकतम 20, जो अभी मैंने आपको बताया था, 20 सदस्य राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, 20 सदस्य केवल। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह किया गया था, गठन 1952 में किया गया था। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, राज्यसभा की सीटों में उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं 31 हैं। ओके, और इनका अगर जोड़ के रूप में कहा जाए तो महाराष्ट्र की 19 सीटें और कर्नाटक की 12 सीटें जोड़ दी जाए तो उत्तर प्रदेश की सीटें निकलकर आ जाती हैं। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में। चलिए और भी कुछ चीजें उसमें मैं बता देता हूं, जैसे कुछ इसे भी पूछ लेता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूं, 10 सीटें हैं राजस्थान में। गुजरात में अगर कहें तो 11 सीटें हैं। कर्नाटक में अभी मैंने आपको बता दिया है 12 सीटें हैं, और पंजाब में 7 सीटें हैं। उड़ीसा में अगर कहा जाए तो उड़ीसा में जो होता है 10 सीटें हैं। वहीं केरल में जो होता है 9 सीटें हैं राज्यसभा में। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अब चलते हैं कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, एक साथ संवेद सदन के संसद के दोनों सदनों में दे रहा होते हैं। ओके, दोनों सदनों में वो दे रहे होते हैं। नोट में हम यही चीज आपको बताते हैं व्याख्या के साथ। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक साधारण जो निर्वाचन होता है उसके पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, हर एक साल जो सत्र बैठ रहा है उसका जो पहला सत्र होता है उसमें एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में क्या कर रहे होते हैं? अभिभाषण दे रहे होते हैं। एक तो चुनाव के बाद निर्वाचन नई मंत्रिपरिषद बन के आई हुई है पूरी तरीके से, तो उसमें प्रथम सत्र के उसमें प्रारंभ में दे रहे होते हैं, और दूसरा हर साल जो होता है। तो राष्ट्रपति अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित कर रहा होता है, क्यों आपको बुलाया जा रहा है, क्यों सत्र बुलाया जा रहा है, तो उसको सूचना दे रहा होता है। ओके, दे रहे होते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति भी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी होते हैं, और संसद का सचिवालय भी होते हैं। ओके, अगर ऑप्शन में ये दिया रहे अध्यक्ष लोकसभा का, सही है। उपाध्यक्ष लोकसभा का, सही है। महासचिव लोकसभा के, ये भी सही है। महासचिव लोकसभा के, तो सही ऑप्शन होगा। राज्यसभा के अगर अध्यक्ष लिखकर आ रहा हो तो भी आप सही मानिएगा। ओके, ये भी सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए कथन सत्य हैं। सांसद निर्हरता निवारण के मामले में अधिनियम 1959 के कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट दे रहा होता है। ओके,
जो सांसदों को ये छूट प्रोवाइड कर रहा होता है निहरता के पद से, छूट से, वो भी लाभ के पद से संबंधित होता है। ये उपयुक्त अधिनियम जो ऊपर देख रहे हैं 1959 का उपयुक्त अधिनियम 5 बार ये संशोधित किया जा चुका है। ओके, और शब्द जो लाभ का पद आप देख रहे हैं भारत के संविधान में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, इसको 5 बार 1993 में, 99 में, 2000, 2006 में भी और 2013 में इसको जो है संशोधित किया गया था। तो वो सन नहीं याद करने की जरूरत है, इतना ही आप याद रखिएगा, बहुत है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल तथा संघीय संसद कर रहे होते हैं लाभ के पद का निर्णय। ओके, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल भी, अगर ऑप्शन में देखिए अलग अलग भी रहेगा तो भी ये दोनों ही ऑप्शन सही मान्य होंगे। ओके, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल भी सही है और संघीय संसद भी सही है, क्योंकि कोई भी पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निहरता हेतु लाभ का पद होता है अथवा नहीं, इसका जो निर्णय होता है अनुच्छेद 102(1) का, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 102(1) का के अंतर्गत केंद्र में संसद ये कार्य कर रहा होता है और अनुच्छेद 191 के 1 खंड का में जो होता है राज्य विधानमंडल, इसमें राज्य विधान मंडल और इस वाले केस में संसद ये तय कर रहा होता है लाभ के पद का निर्णय। ओके, सदस्यों की निहरता हेतु तो ये पद जरूरी है। लाभ के पद के लिए क्या मतलब कि निर्णय लेना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, उनको रखा जाना चाहिए, कोई वो भ्रष्ट कार्य में नहीं है। तो ये जो होता है अनुच्छेद 102(1) का के तहत संसद ये देख रहा होता है, अनुच्छेद 191(1) का के तहत जो है राज्य विधानमंडल ये तय कर रहा होता है। ओके, वहां पर विधायक देखे, वहां पर संसद को देखता है। और वहीं संघीय संसद के केस में भी होता है। और हाँ, एक चीज और आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 103 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, निहरता से संबंधित कोई भी सलाह अगर लेनी हो, किसी भी सांसद के निहरता से संबंधित कोई भी सलाह, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, वो राष्ट्रपति ले रहा होते हैं। किसकी सलाह पर ये करते हैं? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं। निर्वाचन आयोग की कौन सा पद, ये सांसद किसी भ्रष्ट आचरण में तो नहीं है, किसी लाभ के पद के हनन तो नहीं कर रहा है, इसका जो अंतिम निर्णय ले रहे होते हैं वो राष्ट्रपति ले रहे होते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर ले रहे होते हैं। अनुच्छेद 103 में ये बात कही गई है साफ साफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ये पहले सही आंसर ही मैं बता देता हूं। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये उनका एक सामूहिक विशेषाधिकार नहीं होता है, ये उनका एक अपना व्यक्तिगत विशेषाधिकार में आ जाता है। ओके, और आपको तो मालूम ही होगा अनुच्छेद 105 के तहत इनको व्यक्तिगत अधिकार दिया ही गया है, जो एक विशेषाधिकार दिया ही गया है हर एक सांसद को। तो इनके तहत जो सामूहिक विशेषाधिकार में जो जो आते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं, जो जो आते हैं सामूहिक विशेषाधिकार में, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता वाला सामूहिक विशेषाधिकार होता है कि कोई भी चर्चा अपनी बातें रख सकते हैं। संसद के अतिरिक्त विषयों, आंतरिक विषयों के संचालन का भी उनको अधिकार होता है। और साथ ही साथ अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का जो विशेषाधिकार दिया गया है, ये भी सामूहिक अधिकारों में ही रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? कि कोई भी न्यायालय संसद की किसी भी कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 122 में यह साफ साफ कह दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है? तो भाई राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ओके, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन वही राज्य विधानसभा होती है। ओके, विधान परिषद नहीं, विधानसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनोनीत नहीं बोल रहा हूं, निर्वाचित सदस्यों को दोनों में निर्वाचन का पूरा पूरा अधिकार होता है, फिर वह लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। पहले भी मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 249 के तहत ये चीज साफ साफ हमारे संविधान में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत। ओके, और जब कभी आप पढ़ेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी के, जिसमें बात कही गई है
वन संरक्षण के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो जिक्र किया गया है वो भी कुछ यहीं से ही मिलता जुलता है, इस अनुच्छेद से उसका जो है मिलन है। ओके, वो पॉइंट आप वहां पर देखेंगे कैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद से उसका गठन किया जा रहा होता है, वो सब भी इसी अनुच्छेद के दायरे के तहत ही रखा गया था। तो फिलहाल अभी आप इतना याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनानी है तो संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को, ध्यान दीजिएगा, संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। ये नहीं कि सहमति लेनी ही पड़ेगी, बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, एक नोट मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, जो कि संशोधन हो चुका है। प्रश्नकाल शून्यकाल आप जानते ही होंगे, प्रश्नकाल पहले होता है, शून्यकाल बाद में होता है। लेकिन राज्यसभा के केस में उल्टा हो गया है, शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के पहले ही कर दिया गया, यानी कि सुबह 11 बजे से 12 बजे का जो काल चल रहा था अब तक प्रश्नकाल का, अब उस समय राज्यसभा में शून्यकाल चलता है और 12 बजे से लेकर के 1 बजे प्रश्नकाल चलेगा। उल्टा ही समझ लो हो गया वहां पर। और लोकसभा में अभी भी पहले जैसा है कि पहले तो आप प्रश्न पूछिए फिर शून्यकाल चलता है उसके बाद। ओके, कि 12 बजे से 1 बजे जो होता है वो शून्यकाल चलेगा, उससे पहले जो होता है प्रश्नकाल चल रहा होता है। लोकसभा में या पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद ही हो रहा होता है। यदि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, संयुक्त बैठक में। ध्यान दीजिएगा, ओके, अनुच्छेद 108 का जिक्र होता है इसमें। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है कोई भी बात को। कोई मुद्दा अगर उठ जाता है, ओके, कोई भी विधेयक पर प्रश्न उठ जाता है तो साधारण बहुमत की जरूरत वहां पर पड़ रही होती है। यदि राष्ट्रपति, और आहूत कौन कर रहा होता है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति कर रहे होते हैं। ओके, अध्यक्षता कौन कर रहा होता है, बिल्कुल सही, लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे होते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत जरूर किया जाएगा, ये नहीं कि हट जाएगा, आहूत तो होकर ही रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया जो कि कथन सत्य है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक जो हुई थी 1961 में हुई थी, दहेज कानून से संबंधित था यह मामला। ओके, 1961 में पहली बार हुई थी। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी जो संयुक्त बैठक हुई थी वो बैंकिंग सेवा से संबंधित था वो मामला। ओके, उसके निरसन बिल को लेकर पारित किया गया था। चलिए मैं इसको एक ग्राफ के आपको आगे दिखा देता हूं। प्रथम जो संयुक्त बैठक हुआ था वो दहेज निरोधक विधेयक 1951 के तहत हुआ था, जो कि 1961 में आयोजित किया गया था, दहेज से संबंधित था। ओके, और दूसरा जो संयुक्त बैठक हुआ था बैंकिंग सेवा विनियोग आयोग निरसन बिल 1970 के तहत हुआ था, जो कि 1978 को आयोजित किया गया था। और तीसरा संयुक्त बैठक जो हुआ था आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के तहत हुआ था, जो कि 2002 को ही आयोजित भी किया गया था। ओके, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है, और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 265 में, साफ साफ वर्डों में कहा गया है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, संसद में चलने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया जो चलती है उसके बिना ना तो कोई टैक्स ऐसे ही लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है, तो वो होता है संसद के नियंत्रण में आता है। ओके, या ना तो महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी कैग के, ना तो कैग के नियंत्रण में होता है धन निर्गत करने का अधिकार, ना ही वित्त मंत्री के अंडर में होता है और ना ही अधिकृत मंत्री के अंडर में होता है, केवल और केवल होता है संसद के, वो भी एक विनियोग अधिनियम के पारित होने के बाद ही किया जाता है। ओके, कोई भी धन निर्गत किया जा सकता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 114 में किया गया है। इसके तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही अनुमति मिलती है, तभी धनराशि इसमें से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है, करों और सरकारी कामकाज की निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुई समूचा जो राजस्व होता है, जो भी कर, टैक्स, सरकारी कामकाज से जो रुपया प्राप्त हुआ है, वो सब के सब जमा होते हैं भारत के संचित निधि में जमा किए जाते हैं। ओके, अनुच्छेद 266 1 266 1 में जिसका जिक्र किया गया है, याद है कुछ। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है,
अनिवार्य व्यय भार होगा यहाँ पर, व्यवहार नहीं, व्यय भार, जो खर्चा होता है व्यय भार नहीं होता संचित निधि से। तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के जो वेतन और पेंशन होते हैं वो इस पर भारित नहीं होते। किस पर? भारत के संचित निधि पर ये भारित नहीं होते हैं। बाकी तो होते हैं, जो ऋण होता है भारत सरकार के द्वारा चुकाना होता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली जो पेंशन होती है वो भी इस पर भारित होती है, यहीं से दिया जा रहा होता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का भत्ता भी यहीं से दिया जा रहा होता है। ओके, तो राष्ट्रपति के जो भी उपलब्धियां, भत्ते, सब कुछ होता है। राज्यसभा के यहाँ तक कि उपसभापति, सभापति, लोकसभा के पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उनका भी जो भी वेतन भत्ता होता है वो भी इस पर भारित होता है। और इतना ही नहीं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का भी वेतन भत्ता इस पर भारित होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नोट में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया था, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते भी संचित निधि पर भारित हैं। वही पीठासीन अधिकारी, लोकसभा राज्यसभा के ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिया जाने वाला वेतन पेंशन अनुच्छेद 148 में जिसका जिक्र किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन पेंशन, इन सब का जिक्र किया गया है। लेकिन हाँ, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वे वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे होते हैं, भत्ते प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वेतन और भत्ते पर संचित निधि पर इनका जो वेतन और भत्ता होता है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वो होता है अनुच्छेद 267(1). आकस्मिकता, कभी जरूरत पड़ जाए बहुत ज्यादा रुपए की, मतलब कहीं पर सच में हो जाता है, कोई भी आकस्मिक गतिविधि आ जाती है तो रुपए निकालने की नौबत आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में 267(1) में संविधान में इसका जिक्र किया गया है। तो आकस्मिक परिस्थितियों में धन निकाला जा सकता है। और वहीं मैंने अभी आपको बताया था भारत के संचित निधि का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 266(1) में करा गया है, और लोक लेखा का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी होती है? तो वो होती है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का होता है, ना कि राजस्व विभाग का। ओके, आर्थिक कार्य विभाग। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे खर्च करता है, कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही कर सकता है। उनकी स्वीकृति से पूर्व, भाई दिक्कत आ जाती है कभी कभी, कोई आपदा, कोई भी दिक्कत आ जाती, बाढ़, तूफान, कुछ भी भूकंप आ गया तो जरूरत पड़ जाती है भाई रुपए की, या महामारी फैल गई, तो ऐसे कंडीशन में जरूरत रहती है। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि उसमें उपबंधित प्रावधान शामिल हैं। वित्त विधेयक तभी माना जाएगा। कौन कौन से? भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के संचित निधि की निगरानी, और किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा। ओके, तो इन्हें धन विधेयक माना जाएगा अगर अनुच्छेद 110 के अनुसार ये सभी उसमें प्रावधान शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक के संबंध में तो जो जुर्माना और अर्थदंड होता है ये धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं होता है, नहीं होता है। बाकी सब होते हैं। कर से संबंधित उपबंध भी शामिल होता है, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध भी शामिल होता है, संचित निधि, आकस्मिकता निधि के अभिरक्षा से संबंधित जो भी उपबंध होता है वो भी धन विधेयक में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जा रहा होता है। ओके, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में सही कथन है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं। पॉइंट याद रखिएगा। धन विधेयक कहां पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में ही किया जाता है। कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित होता है और अनुच्छेद 110 में अंतर विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, खर्चे तो उसमें हैं लेकिन 110 से संबंधित कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी विषय जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर जिक्र कर दिया गया 110 के किसी भी विषय का, तब नहीं कर सकते हैं राज्यसभा में, केवल लोकसभा में ही लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नोट में जानते हैं, बजट को भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया। जो बजट है अनुच्छेद 112 जिसको जिक्र किया जाता है, जिसमें इसको भारत के किसी भी संविधान में जिक्र नहीं मिलेगा, और संसद के समेकित निधि पर भारत के व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। संसद को, ध्यान दीजिएगा, समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को
जो भी खर्चे होते हैं उनको बढ़ाने की उनको शक्ति नहीं होती है। यही तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने से संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार है। लोक वित्त पर कैसे संसद अपना नियंत्रण कायम करता है वो बात यहां पर कर रहा है। एक तो करता है संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके, जो वार्षिक वित्तीय विवरण आप देखते हैं निकलता है आर्थिक समीक्षा के रूप में, वार्षिक वित्तीय विवरण उसके द्वारा कर रहा होता है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाली जा सकती है। विनियोजन विधेयक के बाद ही अनुपूरक अनुदानों, लेखानुदानों तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त में संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ओके, और साथ ही साथ संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना भी एक प्रकार से नियंत्रण लगाने के बराबर ही है। नेक्स्ट है, इसके नोट में हम समझते हैं, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु तो सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्य वर्षीय पुनर्लोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में है, परंतु भारत में नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, डिट्टो ऐसे ही ऑप्शन रखा गया तो यह पॉइंट आप रखिए, याद रखिएगा कि ये भारत में इसका जिक्र नहीं किया गया है। जो भी उनके पूर्वानुमान, आर्थिक समीक्षा, व्यय, खर्चे जो होते हैं उनका एक जो कार्यक्रम का एक नियतकालिक, पहले जो नियतकालिक होता है अथवा कम से कम मध्यम वर्षीय पुनर्लोकन किए जाने का जो प्रावधान है जो मध्य में किया जाता है, भारत में इसका नहीं किया गया है जिक्र। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र लेकर पहुंच जाएंगे। भारत की संसद के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। देखते हैं भाई कौन सा कथन सत्य है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनः स्थापित किया जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं। भाई गैर सरकारी विधेयक की बात हो रहा है तो मंत्री नहीं होते, वो पटल पर रखते हैं ऐसे जो विधेयक होते हैं। जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर क्या किया जाता है, रखा जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले ही देखिए आर्थिक समीक्षा आ जाती है, बजट के पहले ही उसको रख दिया जाता है। उसमें एक साल पहले का उसमें लेखा जोखा रहता है और बजट में एक साल आगे का दिया जाता है कि कितना खर्च करना है। लेखानुदान बना है बजट पारित होने के समय लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, मतलब जैसे कि बजट नहीं पारित हो पा रहा है, टाइम लग रहा है और रुपए की जरूरत है कि विकास कार्यों में लगाने की जरूरत है, तब क्या होता है, ऐसे केसेस में निधि आवंटन की बात कही गई है लेखानुदान के द्वारा। ओके, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है। यह किस लिए आवश्यक होता है लेखा के लिए वोट? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं रह जाती है तब लेखा के लिए वोट की आवश्यकता पड़ती है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? लेखानुमोदन और अंतरिम बजट, एक तो मैंने बताया था बजट होता है सही टाइम पर अगर पारित हो जाए तो लेखानुमोदन जारी करने की जरूरत है क्यों पड़े। ओके, तो लेखानुमोदन जो होता है ये स्थायी और कार्यवाहक जो सरकारें होती हैं दोनों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। ओके, कर सकते हैं ये। वहीं जो अंतरिम बजट होता है चुनाव से पूर्व की जो कार्यवाही सरकार होती है, पहले की जो चुनाव से और चुनाव के बाद की जो नियमित सरकार जो बन गई है, दोनों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सही है दोनों के केसेस में। और लेखानुमोदन सरकार के बजट के केवल व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होते हैं, जो खर्चा होता है उसको ये शो कर रहा होता है, उसके लिए ये पारित करवाया जा रहा होता है। जबकि अंतरिम बजट में खर्चे भी होते हैं और जो प्राप्त धन होता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में उसको रखा जाता है संसद के समक्ष। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय के अनुमान यानी प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे। देखिए जो अनुदान की मांग होती है केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। पहली बात तो ये आप जान जाइएगा। और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी भी मांग को अनुमति देने से मना कर दे और उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके भी अनुमति दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय विधायक में चरण सम्मिलित हैं। कौन कौन से विधायक जो होते हैं, सामान्य वित्तीय विधायक जो लाए जाते हैं, विधेयक जो लाए जाते हैं उसमें कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं? एक तो होता है पहले तो बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सीक्वेंस में है, फिर उसमें होता है चर्चा की जाती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित करवाया जाता है और फिर जो होता है लेखानुदान की बात किया गया है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले
भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। किन किन केसों में बताइए? सभी में ही होती है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर भी बिना राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के पर्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य की हित निहित हो, वैसा कराधान। राज्यों की सीमाओं में अगर फेरबदल करने वाला कोई विधेयक हो तो भी। और धन विधेयक तो बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आगे नहीं बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित है। नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, ये क्या होता है प्रस्ताव? मांग, बजट की मांग को जब घटा करके 1 रुपए कर दिया जाए, 1 रुपए भी घटा दिया जाए तो उसे कहा जाता है नीति निर्मोदन प्रस्ताव लाया गया है। और मित व्ययता प्रस्ताव जो होता है, ये बजट की मांग में एक निर्दिष्ट कोई राशि जो होती है उतनी घटा दी जाती है, जो भी बजट तय किया गया रहता है। और ये सब बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है, 1 भी रुपया अगर कम हो जाए बजट में। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट के मांग में से 100 रुपए का अगर रुपए तक के कम कर दिया जाए तो उसे सांकेतिक प्रस्ताव के दायरे में रखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो वो स्थगन के क्षेत्र को, जो है स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को क्या कर दिया है, थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ने जो है, ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की ही देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। यह स्थगत जो स्थगन प्रस्ताव होता है उसी के ही समान होता है, उसी के ही सदृश होता है। और इसमें निंदा का पक्ष बिल्कुल नहीं शामिल होता है, निंदा वाली चीज नहीं होती है इसमें। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो भारत की जो संसद होती है वो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न तीनों के जरिए जो होता है वो क्या करता है, नियंत्रण रख रहा होता है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर। स्थगन प्रस्ताव का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है वर्तमान तात्कालिक जो संसदीय प्रक्रिया चल रही होती है उसे रोक करके क्या करना होता है, अविलंबनीय जो होता है लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करवाई जाती है। जो बहुत लोक महत्व का मुद्दा होता है उस पर कि थोड़े समय के लिए रोक करके उस पर चर्चा कर ली जाए। प्रश्नकाल में जाहिर सी बात है पहला घंटा 12 से लेकर के 1 बजे तक, 11 से 12 बजे लोकसभा के केस में मैं बता रहा हूं, तो उसमें जो है प्रश्नकाल चल रहा होता है। वहीं राज्यसभा में दूसरे घंटे में चल रहा होता है। ओके, और अनुपूरक प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों के द्वारा ही पूछा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और वे भी 3 श्रेणियों में पूछे जा रहे होते हैं। एक तो तारांकित करके पूछे जाते हैं उन पर, एक होता है अतारांकित करके पूछा जाता है, एक अल्प सूचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का तो उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है ना, जिसपे स्टार लगा होता है वो जो है मौखिक रूप से देना होता है, बाकी में नहीं जरूरी होता है। तथा उत्तर के संतोषजनक ना होने पर क्या किया जाता है, मुख्य रूप से संबंधित अनुपूरक प्रश्न फिर पूछे जा रहे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या मतलब होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना ही कहलाता है गिलोटिन। कि मतलब कि भैया अब बंद कर दो, मतलब कि एक छोटे से हिस्से को लेकर के पूरे चर्चा के विषय में से एक महत्वपूर्ण बिंदु को ले लो, पॉइंट को ले लो, उसको पारित करवा दो, बाकी को समझ लो पारित ही मान लिया जाता है। ओके, इससे टाइम भी बच जाता है, काम भी आसान हो जाता है। जिसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा के केस में और अध्यक्ष लोकसभा के केस में दोनों के द्वारा, यानी राज्य जो सभापति या अध्यक्ष द्वारा मत लिया जाना इसमें शामिल होता है। ओके, दिया गया कथन सत्य है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। ये तो सभी को याद होगा, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए ये बात कही गई है कि ये अब एक विधिक अधिकार के दायरे में रखा गया है। ओके, विधिक अधिकार 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे 300 का में रखा गया है। ओके, 300 का 300 ए में अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी बात कही गई है। वो भी केवल कब तक, 14 दिनों तक केवल रोक सकती है, उसके बाद तो पारित ही मान लिया जाएगा। फिर उसे भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है और भारतीय संसद की जो संप्रभुता होती है प्रतिबंधित है, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित होती है। ओके, वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो थे विट्ठल भाई
पटेल जी थे, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संसदीय समितियां। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ओके, जो समितियां होती हैं वो नियंत्रण कर रही होती हैं, कार्य संचालन का कार्य देख रही होती हैं। ओके, संसद के विधायी कार्यों को संपन्न करने का, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का पूरा दायित्व होता है इन्हीं समितियों का। संसदीय समितियां वैसे तो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्थायी समिति और एक होता है तदर्थ समिति। अब जो स्थायी समिति के अंतर्गत आता है एक वित्तीय समिति। वित्तीय समिति जो होती है उसमें आते हैं लोक लेखा, प्राक्कलन और एक कौन सा होता है, लोक उपक्रम समिति। तीन होते हैं। ओके, इसका जिक्र किया गया, वही तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब इसमें मैं पहले चलता हूं लोक लेखा समिति में। सबसे पुराना समिति तो यही ही है। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पुरानी समिति है ये। और इसका जो गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन जो था 1921 में किया गया था, सबसे पहले किया गया था। ओके, और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से लिए जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इन सदस्यों को इसमें चुना जाता है। लेकिन किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी मंत्री को समिति का क्या करता है, सदस्य नहीं बनाया जा रहा होता है। और लोकसभा अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को क्या करता है, मनोनीत कर रहे होते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके जो सदस्य, जो इसके मेन अध्यक्ष होते हैं, समिति के जो मेन अध्यक्ष होते हैं उनको वो मनोनीत कर रहे होते हैं। ओके, और 1967 से 1967 से, याद रखिएगा 1967 से जो परंपरा चली आई है उसके हिसाब से किसी विपक्षी दल के नेता को ही, ओके, कोई जो विपक्ष में होता है उसे ही अध्यक्ष के रूप में, विपक्ष के किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जा रहा होता है। ओके, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1 वर्ष का होता है। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जो होता है वो होता है विनियोग लेखा और उन पर, जो भी भारत सरकार का होता है उनके विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की क्या कर रहा होता है, कैग की रिपोर्टों की जांच कर रहा होता है। और एक चीज तो मैं आपको बता ही देता हूं, कैग को तो लोक लेखा समिति का क्या कहा गया है, मित्र, और तो इनको मित्र भी बोला गया और पथ प्रदर्शक भी बोला गया है। पथ प्रदर्शक कैग को बोला गया है, याद रखिएगा इस चीज को। और इतना ही नहीं, ये और भी काम करते हैं, जैसे कि भारत सरकार को जो विनियोग होता है वित्त संबंधी लेखाओं की जांच भी करने का काम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अपव्यय हो गया, जो खर्चे अलग से होते हैं, अकुशलता, कोई भ्रष्टाचार का मामला देखा जाता है, वो भी इस पर ये अपनी नजर जो है बनाए रखते हैं। ओके, और एक चीज और याद रखिएगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, प्राक्कलन समिति, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा गया है। जो ये लोक लेखा समिति है और जो ये प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा और प्राक्कलन समिति, इनको जुड़वा बहने कहा गया है, जुड़वा बहने बोला गया है। ओके, अब चलते हैं प्राक्कलन समिति। ये इकलौता सबसे बड़ा समिति है, 30 सदस्यों वाला समिति है और केवल लोकसभा के ही इसमें सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य इसमें नहीं होता है। और इसमें भी जो सदस्यों का चुनाव होता है लोकसभा के ही सदस्यों से होता है, वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही किया जाता है, 1 वर्ष के लिए ही किया जाता है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और सबसे पहले इस समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, 1950 में किया गया था। ओके, उनकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। उस समय के वित्त मंत्री जो बनाए गए थे, याद है 1948 में, कुछ याद आया कुछ। इसका गठन जो है लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही होता है, बजट प्रस्तुत करने के बाद ही होता है प्राक्कलन समिति का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज को। और इसका मुख्य कार्य वार्षिक बजट से ही संबंधित होता है। तो इसका कार्य यहां पर भी देख लेते हैं। यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो सब बातें प्राक्कलन समिति के दायरे में
रखी गई हैं और इनकी जो सिफारिशें परामर्शदायी स्वरूप की होती हैं। ओके, कोई बाध्यकारी नहीं होती हैं। प्राक्कलन समितियों की जो भी सिफारिशें होती हैं, जो भी बातें होती हैं इनकी, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकारी उपक्रम समिति, इनमें सदस्यों की जो संख्या होती है 22 होती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जीवी मावलांकर साहब जो थे, उनके विचारों, उनके द्वारा इस समिति का जो सबसे पहले बात की गई थी। ओके, इसके जो विचार हैं, उसका जो प्रतिपादन है, जीवी मावलांकर ने ही किया था। सरकारी उपक्रम समिति की बात मैं कर रहा हूं, जीवी मावलंकर। ओके, और इसको जो मूर्त रूप प्रदान करने की बात कही गई थी सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति के गठन के द्वारा किया गया था। कृष्ण मेनन समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था, उन्हीं की सिफारिशों पर आधारित था। 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 जो होता है राज्यसभा के होते हैं, और इनका भी कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को समिति का क्या करता है, अध्यक्ष नियुक्त कर रहे होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, और 1 साल के लिए होता है इसका भी। और हाँ, राज्यसभा के सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे इसमें, इसके अध्यक्ष, उनमें से अध्यक्ष नहीं होते हैं, एक भी इसमें अध्यक्ष नहीं बनाए जा सकते हैं। और इनका क्या कार्य होता है, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, लेखकों की जांच और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लेखों की जांच और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी भी जांच करने का दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो अभी तीनों पॉइंट तो होते ही हैं, प्राक्कलन, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति होता है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो वो 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से। दिया गया कथन सत्य है? देखते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, और वह विपक्ष के किसी नेता को ही चुना जा रहा होता है। भारत संसद के लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पे ही करती है। ओके, नेक्स्ट है, क्या कथन सत्य है? संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है, और विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित किया जा रहा होता है, नामित करता है उनको। मंत्रालयों में जो होता है, समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को ही संसदीय कार्य मंत्री नामित किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? जाहिर सी बात है लोकसभा के स्पीकर को ही, अध्यक्ष को ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये कुछ मिलान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति के दायरे में आती है, याचिका समिति कार्यकारी समिति के, स्टॉक बाजार और स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति के दायरे में आती है, और विभागीय समिति जो होती है स्टैंडिंग समिति में आती है। इसके बारे में संसदीय समिति गठित ही नहीं की गई है, तो वो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं की गई है। ओके, बाकी सार्वजनिक या सरकारी आश्वासन या आकलनों के बारे में किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं किया गया। रेलवे अंचलों के लिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आज बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, वरना तो भूल जाइए। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।